बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल और मैं हूं चौधरी नुमान। मौजूदा मंजरनामे पर बात करेंगे और पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ एक नया बयानिया, नई बहस और नई गुफ्तगू का आगाज़ हो जाता है। कोई दौरा हो, किसी वज़रा की जानिब से कोई दौरा करना हो किसी मुल्क का, तो उस पर एक नया बयानिया छोड़ा जाता है, नई बहस शुरू हो जाती है। ख़ाह वो मुल्की मफादात में हो ना हो, उससे रिलेटेड हो, हमने धिक्के से उसे धकेल देना होता है मफादात के साथ। और इससे पहले भी अभी आज बात जो हमने करनी है वो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा जो भारत के हवाले से था, उस पर बड़ी बहस हुई। मुल्क के अंदर एक शोशे छोड़े गए, बहस होती रही और तनकीद भी की जाती रही, दिफा भी किया जाता रहा। और दौरे को इतनी अहमियत क्यों दी गई? इतने मसाइल जब पाकिस्तान के अंदर हैं, उनसे तवज्जो हटाकर इस बयानिया, एक नया बयानिया छोड़ा गया और इस पर तनकीद की जाती रही। एक तरफ से इस पर इसका दिफा भी किया जाता रहा। इसी तरह भारत में भी सिचुएशन रही कि हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का वहाँ जाना भारत में भी एक नई बहस था। क्या वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो दिफा कर रहे हैं और जो समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी ये कामयाबी है जबकि मुल्क में इतने सारे मसाइल हैं, क्या उनका भारत में जाना कश्मीर को आज़ाद करवा दिया? अगर वो ना जाते, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तनकीद की जा रही थी कि वो क्यों गए, अगर वो ना जाते तो क्या तब कश्मीर आज़ाद हो जाता? ना होता। तो जब सिचुएशन दोनों तरफ से एक जैसी थी तो फिर उस पर तनकीद और एक नया बयानिया क्यों छेड़ा गया? जबकि मसाइल मुल्क में पहले इस कदर हैं कि आवाम का जीना हो चुका है, मसाइल के अंदर हम डूबे हैं, अपने हमसे मसाइल हल नहीं हो रहे, आए रोज़ नई मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। आवाम को मजीद हम चक्की में पीसते हैं, महंगाई की, बेरोज़गारी की, आवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे, लेकिन एक नया बयानिया छोड़ा जाता है। और दूसरी तरफ जो इस टाइम मुल्क के हालात बन चुके हैं, इलेक्शन से हुकूमत भाग रही है, पंजाब की निगरान हुकूमत का जो टाइम पीरियड था वो पूरा हो चुका है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो धड़ल्ले से बैठे हैं, पंजाब में हुक्मरान है और शाही निज़ाम है और पंजाब के अंदर वो हुक्मरानी कर रहे हैं। ये सारी सिचुएशन के अंदर मुल्क में आइन कानून की जो बात की जाती है, जो गरीब के लिए तो है, गरीब अगर रेडी किसी गलत जगह पर लगा दे तो उसके खिलाफ पर्चा तो हो सकता है, लेकिन एक आला ऑफिसर है, एक आला हुक्मरान है और जो इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करें, उसी रेडी बान के ऊपर भी और उसी मुल्क के अंदर बैठे हुए अफसरान पर भी उनको कोई पूछने वाला नहीं है, किसी वोट से नहीं आए। आखिर वजह क्या है कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती की तो हर कोई बात करता है, जो भी ओपोजिशन में आता है वो नारे लगाता है कानून की बालादस्ती की, कानून की हुक्मरानी की, लेकिन जब इक्तदार में आते हैं तो तब इन चीज़ों को भूल जाते हैं। इनकी वजह क्या है और क्या वजह है कि अभी तक पंजाब हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं है, अदालतों ने अभी तक नोटिस नहीं लिया? और इस सारी सूरत हाल में कोई आइन में ऐसी गुंजाइश है कि मुद्दत पूरी होने के बावजूद, इंतखाबात तो दूर की बात है, लेकिन मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद धड़ल्ले से वो लोग बैठे हैं और फैसले भी कर रहे हैं और हुक्म भी जारी कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ मुल्क के अगर हालात देखे जाएँ तो हालात इस कदर गमगीर हो चुके हैं कि गरीब आदमी पिस कर रह गया है। महंगाई की चक्की में, बेरोज़गारी की चक्की में लोग मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अब रोज़गार नहीं है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है लेकिन रोजगार नहीं है। लोग मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, यहाँ तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, हुनर सीखते हैं और बाहर जाकर वो नौकरी करते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा मंसूबा आज तक हमने दिया ही नहीं है कि हम अपनी कौम को नौकरी दे सकें। कोई ऐसा मंसूबाबंदी हम कर नहीं सके। ठोस इक़दामात आज तक हमने किए नहीं। 75 सालों से हमने आज तक कोई मुल्क को ऐसा माहिदा, ऐसा वाज़े तौर पर प्रोजेक्ट नहीं दिया कि जिससे इनको रोजगार मिल सके। हमेशा से जो भी हुकूमत आती है अपने वो टाइम पीरियड के अंदर मंसूबे शुरू करती है, मुद्दत ख़त्म होती है, मंसूबे ख़त्म हो जाते हैं, अगली हुकूमत आती है, नए मंसूबे होते हैं, एक दफ़ा फिर से आवाम को लारे दिए जाते हैं, लेकिन कोई रिलीफ आवाम को प्रॉपर दिया नहीं जाता। कोई ठोस इक़दामात नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है किसी भी हुकूमत की, चाहे वो तहरीक इंसाफ थी या इनसे पहले के हुक्मरान थे या उनके बाद के हुक्मरान हैं। हर कोई अपना टाइम पीरियड के अंदर रहते हुए अय्याशी करना चाहता है, टाइम में मज़े लेते हैं और अपने मुखालिफ को दबोचने की कोशिश की जाती है, मुखालिफ की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मुल्क की हालात की तरफ
तवज्जो नहीं दी जाती। हमेशा से बैसाखियों का सहारा लिया जाता है और इक़्तिदार में आकर मज़े लेते हैं, और फिर इसी वजह से आज तक यही हुक्मरान जो इक़्तिदार में बैठे हैं यही रोना रोते हैं कि हमें आज तक मुल्क के अंदर कोई वज़ीर आज़म अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? जब आप बैसाखियों के सहारे पर इक़्तिदार में आते हैं, अवाम की आपको हिमायत नहीं होती, बैसाखियों के सहारे आप इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो फिर कौन गारंटी देगा कि आप इक़्तिदार की जो मुद्दत है वो पूरी कर सकेंगे? कोई इसकी गारंटी नहीं देगा। फिर यही होगा जो आज तक आपके साथ होता आ रहा है। और अवाम को भी देखना चाहिए कि उनके लिए मुखलिस कौन है, और बजाय इसके कि नारों के पीछे, शख्सियत परस्ती के पीछे हम लोग पढ़ें, हमें चाहिए कि हम इनसे पूछें जिनको वोट देते हैं कि भाई आपको वोट दिया, आया आपने उस पर अमल किया? जो नारे, जो वादे आपने किए थे, 5 साल आपने इक़्तिदार में मज़े तो लिए, लेकिन आपने जो वादे करके गए थे उन वादों का क्या बना? कोई ऐसा पूछने वाला नहीं होता। नए नारों के पीछे हम लगते रहे और लगते आ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगे, इंसाफ के पीछे लगे, और आज ये हालात हैं कि लोग मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं और जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए। क्या वजह है कि आज तक हमारी कौम भी किसी समत में नहीं अपनी समत वाज़े नहीं कर सकी, ना इन पर आने वाले हुक्मरानों ने इनकी समत इन्हें वाज़े करके दी है कि भाई ये आपकी डायरेक्शन है, इस पर हमने चलना है, इस तरह से हमने तरक्की करनी है। हमारे बाद में बांग्लादेश ने जो तरक्की की है, जो उन्होंने अपनी कौम को उन्होंने फैसिलिटेट किया, अपनी कौम को उन्होंने मंसूबे दिए, अब बाहर से लोग जाकर वहां पर जॉब करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हालात क्या हैं आप इनसे बखूबी वाकिफ हैं। और अभी जो हालात चल रहे हैं, इलेक्शन की बाज़गश्त है। इमरान खान चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाएं, इंतखाबात हो जाएं। क्या इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो हालात बेहतर हो जाएंगे, आवाम को रोजगार मिल जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। क्या ऐसे जो नारे आवाम को दिए जाते हैं उन नारों पर अमल हो सकेगा? अगर नहीं हो सकेगा तो फिर मौजूदा दौर में और आने वाले दौर में क्या फ़र्क होगा? कोई फ़र्क नहीं होगा। आवाम को नए नारों के पीछे लगाया जाएगा। लेकिन हम तवक्को ज़रूर कर सकते हैं कि आवाम अगर आपसे तवक्को रखती है, जितने जज्बात अभी इमरान खान साहब के साथ हैं, हम उनकी पॉपुलैरिटी और उनके जितने आवाम के जज्बात हैं उनके साथ, इमरान खान साहब के साथ, हम उनकी कदर भी करते हैं। और इमरान खान साहब को ये याद लाजमन दिलवाएंगे कि अब जब आपने इक़्तिदार में आना है, या जो भी आता है उसे लाजमन आवाम के जज्बात की कदर करनी चाहिए, उनके वोट की अहमियत का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। वरना जो आप रोना रोते आए हैं कि आज तो कोई वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी नहीं कर सका, फिर आप यही रोना रोते रहेंगे अगर बैसाखियों के सहारे आएंगे और आवाम को किए गए वादों पर आप पूरा नहीं उतर सकेंगे। सारी सिचुएशन और मंजरनामा आपके सामने हमने रखा और इस पर अब बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार सितार खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहते हैं, और उनसे जानेंगे अब हालात बढ़ते किस तरफ जा रहे हैं। 75 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है आज़ादी का, लेकिन कोई वाज़े डायरेक्शन नहीं है, कोई वाज़े समत हम नहीं आज तक कौम को बता सके कि भाई ये हमारी डायरेक्शन है, इस पर हमने चलना है, मंसूबे होंगे, इस पर हमने काम करना है। कोई मंसूबाबंदी नहीं है। इन हालात के अंदर मुल्क मजीद भंवर में ही जा सकता है, खुशहाली की तरफ नहीं आ सकता। सितार खान साहब, वजह आप क्या समझते हैं? आज तक जो भी हुक्मरान आए हैं, आप अब रोना रोते हैं कि हमें तो किसी वजीर आजम को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। मुद्दत पूरी न करना आप ये वजह समझते हैं कि आवाम के वोट से जब आप नहीं आने की सोचेंगे, जब आप बैसाखियों को देखेंगे और उनके सहारे पर आएंगे तो फिर यही आपके साथ होता रहेगा? और क्या अब इमरान खान साहब आएंगे तो बैसाखियों के बाद आएंगे, या फिर वही बैसाखियों का सहारा लेकर वो इक़्तिदार में आएंगे? आपने बात शुरू की थी कि भारत का दौरा करना, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का। जी। ये दौरा नहीं था, ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उसे जो दौरा होता है ना, दौरे की बाकायदा एक दावत दी जाती है, और फिर दौरा होता है उसे बाईलेटरल कहता है, दो तरफा बाईलेटरल, जिसमें आप अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं। उसके बाद आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो आपका ट्रेडिशनल स्टैंस होता है उस पे रहते हुए, कुछ आगे पीछे करते हुए आप उस पर बात करते हो। तो इंडिया और पाकिस्तान का सियासी हवाले से, बाकी किसी हवाले से मैं नहीं बात करूँगा, सियासी हवाले से इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका हुआ है। पता नहीं 500 साल या 1000 साल आगे जा चुका होगा। सियासी तौर पर हालात कैसे भी हों, जंग हो, एमरजेंसी हो, कोई चीज़ भी लगे, इंडिया में इलेक्शन टाइम पे होता है। ये अलग बात है कि इंडिया में इस तरह के वज़ीर आज़म गुजरे हैं जब उन्होंने महसूस किया कि वो पार्लियामेंट की, लोकसभा की, वहाँ लोकसभा होती है, जैसे हमारे कौमी असम्बली है वहाँ लोकसभा होती है, लोकसभा का एतमाद खो बैठे हैं तो वो रिज़ाइन कर देते थे।
और इनकम्बेंट गवर्नमेंट इलेक्शन कराती है, और अगर मुखालफ सियासी जमात जो अपोजिशन में बैठी है वो जीत जाए तो वो हुकूमत में आ जाती है। बड़े आराम से वो कहते हैं कि जनाब हम लोगों के जो उम्मीदों पर हम पूरी तरह नहीं उतर सके, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, अगले इंतखाबात में हम ये गलतियां दोहराएंगे नहीं। वो अपनी हार मान के अगले की जगह छोड़ देते हैं, अगला हुकूमत में आ जाता है। अपोजिशन चल रही होती है, मुखालफत चल रही होती है। अब जैसे इंडिया में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कम अज कम 22, 23, 24 मरतबा हो चुका है। खुद इंदिरा गांधी में जो वज़ीर आज़म रही है, सबसे मशहूर तरीन जवाहरलाल नेहरू रहे, फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ 14-15 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो इंदिरा गांधी के खिलाफ हुए थे, और एक एक साल में 2-2 दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, नाकाम हो जाते थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, एक वोट से बेचारे हार गए थे, वो एक वोट से हारे हैं। उसके बाद जो इंतखाबात हुए थे वो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी अटल बिहारी वाजपेयी की। अब उसके बाद देखें कि वहां ऐसी कोई रवायत नहीं है जो हमारे यहाँ पे रवायती तौर पर होता है ना, कि सियासत में हालात ऐसे हो गए, जो भी हुकूमत होती है, इस्टेब्लिशमेंट होती है, या जिनका इख्तियार होता है, वो देखता है कि मेरे हुकूमत में आने या इंतखाबात जीतने के इम्कानात नहीं हैं, तो वो यही कोशिश करेगा, पहले एहतसाब होना चाहिए, तो पहले ये होना चाहिए, तो पहले मकान बनना चाहिए, तो पहले दुकान बननी चाहिए, तो पहले आलू आने चाहिए, तो पहले प्याज आने चाहिए, फिर इंतखाबात होंगे। इंडिया में ऐसी कोई बात नहीं, सिरे से नहीं है। सियासी तौर पर वो बहुत मुस्तहकम है। अगर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए, एक तो मुल्क बहुत बड़ा है, सूबे बड़े हैं जिनको स्टेट्स कहते हैं, फिर यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर, वो उनके इंतखाबात फेजेस में चलते हैं। इंडिया के जो इंतखाबात होते हैं वो फेजेस में होते हैं, फेज 1, 2, 3, 4, 5, और 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं उनको। अब वहां पे इंतखाबात में हमने एक मरतबा भी, कम अज कम मैंने ये नहीं पढ़ा कि इंतखाबात में कभी ऐसा हुआ हो कि जनाब ये चीज हो गई। अब जो 1977 का इलेक्शन था, वो पहला इलेक्शन था जो कांग्रेस हार गई थी, और इंदिरा गांधी का वो इलेक्शन हारना, कांग्रेस का वो इलेक्शन हारना, उसकी बुनियादी वजह इमरजेंसी थी जो 1975 में इंडिया में लगी थी। वो इमरजेंसी वजह बनी कांग्रेस के हारने की। अब 1947 से 1977 तक कांग्रेस नहीं हारी थी, कांग्रेस जीतती थी। वो पहली मर्तबा हुआ कांग्रेस हारी और जनता पार्टी आ गई, मोरारजी देसाई आके प्राइम मिनिस्टर बन गए। मोरारजी देसाई उससे पहले इंदिरा गांधी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। अब वो सारी जिंदगी उसकी गुजर गई है, 5-6 इंतखाबात उसने जीते मोरारजी देसाई ने, और वो किस पोजीशन का था, कांग्रेस का था, कि इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर कर दिया था। लेकिन जब रिवॉल्ट होता है, जैसे रिवॉल्ट कह लेना चाहिए सियासी तौर पर, वो होता है कि जनाब मोहतरमा आपने किया क्या, ये इमरजेंसी, ये सारा कुछ किया। अब वो चीजें जो वहां पर होती रही हैं और आज तक इस्तेकाम पे चलते रहे, आपस में उनकी मुखालफत टिका के, अब ये इलेक्शन हो रहे कर्नाटका के, अब कर्नाटका के स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि सूबाई सतह पे जैसे पंजाब का इलेक्शन होना है, KPK का होना है, पता नहीं होना है कि नहीं होना, कर्नाटका में हो रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी कर्नाटका में जाके एक खेल, उसने कार्ड खेलना है, और वो कार्ड का है केरला, एक स्टोरी है, फिल्म है केरला। अब केरला के ऊपर उसने उस स्टोरी का जो थीम है उसकी बुनियाद पर उसने कांग्रेस को उसकी जद में लाना कि कांग्रेस हुकूमत करती रही है तो टेररिज्म के पीछे उसका वोट बैंक था और हम टेररिज्म के सामने खड़े हो गए। अब वो ये इस तरह करके वो ला रहा है। उसके साथ स्मृति ईरानी है जो उनकी चाइल्ड प्रोटेक्शन मंत्री है, मतलब इंडिया में तो मंत्री कहते हैं, वो एक नारे के साथ आ रही है कि जनाब उन्होंने अपनी आंखों से 2019 में प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देखा है। यानी कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुखालफत कहते किसको कहते हैं, वो भी अपनी तरफ से पूरी तरह कर रहे होते, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इंतखाबात मुलतवी हो जाए, ये नहीं हो सकता कि धांधली हो जाए, ये नहीं होगा। बात की अपनी जगह पे तेज और तरार किस्म के सारे बयानियां चल रहे होंगे, नरेंद्र मोदी अपना लगा होगा, सोनिया गांधी अपना और कर रही होगी, राहुल गांधी अपना लगा होगा, तो ये चल रहा होता है वहां पे। उसकी मिसाल यहाँ के साथ हमारे साथ करना कि हमारा वजीर खारजा जाता है इंडिया में,
वो ठीक है, दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक चपकलिश रही है, दोनों मुल्कों के दरमियान जो मामलात रहे हैं, उसमें एक उम्मीद की किरण उभरती है कि शायद कहीं साइड लाइन पे कोई ऐसी गुफ्तगू हो जाए जिससे बुनियाद पड़ जाए कि आने बाद उनके वज़ीर ख़ारजा ने बड़ा सख्त लहजा अपनाया अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा पाकिस्तान को दहशतगर्दी की सन्नत करार दिया है। ये एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी होए, बीजेपी हुकूमत होए, बीजेपी हुकूमत और कांग्रेस की हुकूमत में जो फ़र्क सामने नज़र आया ना, वो हमें बर्दाश्त करने को अब तैयार नहीं हो। कहते हैं सीधे आराम ना बैठो आराम से, और ये जो आप करते हो, जो हम पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप ये करते हो, ये करना बंद कर दो। ये इस मामले में तो जो उनका रवैया है ना, वो टिका गया। मैंने आपको केरला की बात बताई है, कर्नाटका का इलेक्शन हो रहा है दो दिनों तक। ये कर्नाटक में कर्नाटका का इलेक्शन हो रहा है। केरला स्टोरी एक फिल्म है जो कंट्रोवर्सी जनरेट हो चुकी है। स्टोरी की वजह क्या है? कैसे नरेंद्र मोदी आके उसे बयान करेगा कि जनाब ये कांग्रेस है जो टेररिज्म के पीछे अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखती थी, यानी कि ये पाकिस्तान को जवाब उस तरह से नहीं दे सकी जिस तरह से हम देंगे, और हम देते रहे हैं। अब वहां उनका स्टैंड है, इलेक्शन उनके सर के ऊपर हैं, और जो एक सूबाई इलेक्शन है वो ये नहीं है कि जनरल इलेक्शन होता है, लोकसभा के इलेक्शन नहीं है, लेकिन वहां पे भी करते हैं। वो अपना उन्होंने काम रखा होता है। उनका एक लाइन उन्होंने पकड़ी हुई है जो काफी अरसे से देखने में आई, उसमें लचक कोई नहीं है। लचक होती थी जब कांग्रेस होती थी, जो लिबरल और सेकुलर जमात होती थी, जो ये बीजेपी है, ये तो एक मजहबी तौर पर इंतहा पसंदी के करीब दरमियान में कहीं खड़ी है। अब इस तरह की जो जमात आ गई और वो है और पॉपुलर है, और नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर रहेगा, और हम लोग जो मर्जी करें। से आप समझते पॉपुलर है या क्या इंतहा पसंदी की वजह से कोई जहां पर जमहूरियत होगी, सियासत होगी, इंतहा पसंदी की वजह से हो ही नहीं सकता वो पॉपुलर। इंतहा पसंदी जहां पे इंतहा पसंदी है वहां तो जमहूरियत का कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत का कोई ताल्लुक नहीं, इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। जहां इंतहा पसंदी पसंद की जाती, जमहूरियत और सियासत में और इलेक्शन में इंतहा पसंदी को नहीं करते। तो अभी इंडिया में तो बहुत सारी और इंतहा पसंदी, वहां पर फिर क्या वजह है कि अभी भी ये पॉपुलर है नहीं कि हुकूमत के अंदर इंतहा पसंदी? अब आप दूसरी साइड तो देखेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी अदरवाइज। अब ये इमरान खान साहब रोज आते हैं, कौम से खिताब करते हैं, आइडिया इमरान खान ने कहां से चुराया? ये नरेंद्र मोदी की मन की बात, आकाशवाणी रेडियो से वो महीने में एक दफा बात करता है लोगों से। वो लोगों से जो नरेंद्र मोदी बात करता है वो 2014 की कर रहा है, 1000 से ऊपर शो हो चुके हैं इसके। वो नरेंद्र मोदी 2014 का लगा हुआ है मन की बात। अब मन की बात का कॉन्सेप्ट कहां से आया? जो खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आंध्र प्रदेश जा रहा था, हिमाचल प्रदेश जा रहा था। उस वक्त मैं बीजेपी का एक एक्टिविस्ट था, मैं कोई बड़े ओहदे पे नहीं था। उन्हें कहा मुझे चाय की जरूरत पड़ गई। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा एरिया है ना जहां जैसे हिली एरिया कहते हैं, जी जी, वहां पे जा रहे थे। कहते जी मैं चाय की तलाश में था, कहते एक होटल मिल गया मुझे, मैं होटल में चाय पीने के लिए बैठा हूं, तो उस होटल वाले ने एक लड्डू खिला दिया मुझे। तो नरेंद्र मोदी कहता मैंने उसको कहा कि मैंने तो चाय मांगी, तू लड्डू खिला रहा। उन्होंने कहा जनाब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे वजीर आजम ने हमें बताया कि हमने एटमी धमाका कर दिया, ये उस खुशी में है। उन्होंने कहा तुझे कहां से पता चला? होटल वाले से पूछा, उन्होंने कहा ये रेडियो आकाशवाणी लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी कहता मेरे जेब में कॉन्सेप्ट आ गया। मैंने कहा जब कभी भी मुझे मौका मिला, मैं किसी ऐसी जगह पे पहुंचा, तो मैं मन की बात के जरिए लोगों से राब्ता रखूंगा। मन की बात के जरिए नरेंद्र मोदी जो लोगों से राब्ता रखता है, उसमें क्रिकेट भी डिस्कस करता है। उसमें अफगानिस्तान का राशिद खान जो प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, जो स्पिनर है, उस तक की बात करता है। वो ऐसे घुल मिल जाता है, बात करता है कि लोगों को महसूस होता है हमसे बात कर रहा है, वो बढ़ के नहीं मारता। मसलन ये चीज है कि वो नॉर्मली बात करता है। अब शौचालय का कॉन्सेप्ट, इस कदर नफरत उनकी, आप क्या समझते हैं? तो हमारी कौन सी मोहब्बत है? हम भी तो नफरत में हैं। तो बिलावल भुट्टो वहां पर गए और इन्होंने तो जाकर उनकी मेजबानी की तारीफ की, और उसके बाद जब वो यार हमारी यहाँ पर मोहब्बत हो, हम कमजोर पोजीशन में हैं। हम लोग कमजोर पोजीशन में क्या है? इंडिया IMF के पांव नहीं पड़ा हुआ, इंडिया वर्ल्ड बैंक के पांव नहीं पड़ा हुआ, इंडिया अमेरिका के पांव नहीं पड़ा हुआ, इंडिया रशिया के पांव नहीं पड़ा हुआ। हम पड़े हुए हैं। हम तो कोई भी गुजरे ना साथ से गलती से, कोई पैसे वाला मालदार, हम उसे कहते हैं कि जरा कुछ पैसे दे दो, कुछ दिन हमने महीने 2 महीने अपनी हुकूमत चलानी है। अब हमारी पोजीशन में और इंडिया की पोजीशन में ये बहुत फर्क है। हमारे यहाँ तो ये होता है कि मैं अगर सियासत में हूँ, आप भी सियासत में हैं, तो हम तो इसी में लगे रहेंगे, एक कुंडी खड़काइए,
उतों इट सुटिए, पानी फेंकें, इस पे ये करें, हम तो इसमें लगे हुए हैं। हमें किसी तीसरे बाहर वाले मुल्क की दुश्मनी की जरूरत नहीं है। हम माशाल्लाह खुद आपस में जिस तरह की दुश्मनियां निभा रहे हैं, और किसी को जरूरत ही नहीं कि पाकिस्तान के मामलात में आगे कुछ करे हो। उन्हें पता है कि आपस में इस तरह से उलझे हुए हैं, हमें क्या जरूरत है। वो तो बड़े आराम से बैठे हुए। उन्होंने तो उसको सेलिब्रेट किया। उन्होंने कहा इमरान खान जिस तरह फौज के साथ कर रहा है, इन्होंने हमारा काम कर दिया, हम 30 साल से नहीं कर सके, इमरान खान ने 6 महीने में कर दिया। अब देखो ना, अब हमारी वजह शोहरत क्या बनती है। हम आपस में लगे होते हैं। बाहर का कोई जो मुल्क है वो हमारी वजह से परेशान नहीं होता कि हमने इनको तंग करना है। उन्हें पता है कि ये खुद ही आपस में लगे होते हैं। और ऐसे हम लोग आपस में लगे होते हैं जैसे खुदा ना खास्ता कोई किसी मुल्क का रहने वाला या कोई किसी मुल्क का रहने वाला, और लड़ने वाले जरा थोड़ी देर के लिए भी नहीं जाते कि जिससे लड़ रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है। दोनों की तरफ से कोई ख्याल नहीं आता। अब इनकी बात सुन लें, जुबान देख लें इनकी, ऐसे बात करेंगे जैसे कोई गैर मुल्की से बात कर रहे हैं कि जनाब ये मुल्क में आया क्यों, ये यहाँ रह क्यों रहा है, ये यहाँ कर क्यों रहा है। अब बंदा पूछे, पाकिस्तानी सारे पाकिस्तानी हैं, आपस में इख्तलाफ हैं तो किसी और तरीके से निबेड़ें इख्तलाफात। ये कोई तरीका नहीं होता आपका कि आप अपना ऐसा कर दें कि अपनी सारी बातें उठा के आप दूसरों के हवाले कर रहे हैं कि वो जैसे मर्जी उससे फ़ायदा उठाएं। अमेरिका इतना खुश बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, हालांकि उसका नाम भी इमरान खान ने दिया कि मरकजी मुल्ज़िम। इमरान खान की हुकूमत खत्म कराने में मरकजी मुल्ज़िम। आजकल तो पीछे हट गए खान साहब। अमेरिका है तो पीछे क्यों हटे यार, खड़े होते स्टैंड ले लेते कि हाँ ये है। मरकजी मुल्ज़िम हो और पीछे हट जाना, यार ये क्या बात है, ये कमजोरी की निशानी है ना। आप देखें ना कैसा वो बड़े आराम से बैठे हुए, उन्होंने कहा अपना खुद काम खराब कर रहे हैं। हमें क्या जरूरत है इनका काम खराब करने की, ये तो खुद अपना काम खराब करने पे लगे हुए हैं। तो वो वाला मुल्क, इंडिया मुल्क, हमारा मुल्क, एक साथ हम लोग आजाद हुए हैं। लेकिन उस सियासी तौर पर हमारे बाद में आने वाला उधर देख लें हालात क्या, बांग्लादेश के, मैंने कहा हमसे हालात बेहतर हैं। बांग्लादेश की आप रवायत देखें, बांग्लादेश में हसीना वाजिद है ना इस वक्त वज़ीर आज़म, बिल्कुल 14-15 मरतबा उस पर अटेम्प्ट हो चुकी है, कातलाना हमले हो चुके हैं उस पर 14-15 मरतबा हसीना वाजिद पे अटेम्प्ट हो चुके हैं। हसीना वाजिद के जो वालिद थे शेख मुजीबुर रहमान, जी, उनका पूरा टब्बर, हसीना वाजिद नहीं मुल्क में थी, पूरा टब्बर 70s में फौज ने उड़ा दिया था। बेईमाना कत्ल किया था सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का, उसकी फैमिली का। वो कहां से निकले, कहां पे पहुंचे, किस तरह से गए, ये वजह ये क्या बाहर से हमारे यहाँ क्या होता है, और नहीं बाहर वाले मदद कर रहे हैं, बाहर वाला कोई मदद नहीं करता। आपने अपनी मदद खुद करनी होती है। हम हैं कि यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक हमने तय नहीं किया, उन्होंने कहा जी ये है चोर है, ये डाकू है, लुटेरा है, ये साची है, गद्दार है, ये फलाना है, इसकी शक्ल नहीं पसंद, इसकी टांग नहीं पसंद, इसके कपड़े नहीं पसंद, इसके बाल नहीं पसंद। अजीब सा रवैया हमारा। मैंने बताया कि इंडिया में सियासी मुखालफत चल रही है। ये कर्नाटका का रेफरेंस दिया कि कर्नाटका पे नरेंद्र मोदी क्या तैयारी करके आ रहा है कि उसने रैलीज में खिताब करना और केरला स्टोरी की उसने सामने रखनी, कांग्रेस के ऊपर उसने अटैक करना कि जनाब ये टेररिज्म के सामने सर झुकाते थे, इनका जो वोट इंटैक्ट है, वोट बैंक, वो टेररिज्म के पीछे है, कि टेररिज्म के सामने ये नहीं बोलते, मैं बोलता हूं। अब देखें वो भी कर रहे होते हैं सब कुछ, बिल्कुल। क्या हम अकेले ही कर रहे होते हैं? लेकिन हम जरा थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि इनू कड्डो मुल्क तो बाहर, ये मुल्क से बाहर जाए, इनू मैनू रहन दो, बाकी सबको निकाल दो। ये अजीब सी बात है भाई। सियासी मैदान है, जैसे अखाड़ा नहीं होता पहलवान करे कि जी कोई नहीं रहना चाहिए भाई। जब कोई नहीं रहेगा तो वही पहलवान है ना, वही फातेह है, वही जीता हुआ है, कोई पहलवान ही नहीं रह गया। वो पहलवानी होती है, खाड़ा होता है, सियासी मैदान होता है, मुखालफ होता है, सामने होता है, आप लड़ रहे होते हैं, एक अपने तरीके से लड़ रहे होते हैं। तो ये हम में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क सियासी तौर पर मैंने बताया। उनकी मुखालफत है तो क्या हम उनके सदके जा रहे हैं? हम भी तो मुखालफत में हैं। तो अभी जो हमारे यहाँ तो जो तकसीम बन चुकी है, इसमें सियासी मजहबी इतनी तकसीमें हैं कि इन्हीं तकसीमों से हमें निकलते हुए पता नहीं सालों लग जाने हैं। और ये सारी सूरत हाल के बाद अब बात करेंगे कि इसका अब हल क्या हो सकता है, ये जो तकसीम है ये ख़त्म हो सकती है या नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे मौजूदा मुल्क में जो तकसीम है उसके हवाले से। अब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फिर ऐलान कर दिया है सड़कों पर आने का। इलेक्शंस ना हुए तो हम सड़कों पर होंगे। पहले भी इमरान खान सड़कों पर रह चुके हैं, आए रोज़ रैलियां निकाल रहे हैं, जल्द से जुलूस भी निकाल के देख ले, लॉन्ग मार्च तक निकाल लिया, लेकिन इंतखाबात तो हुए नहीं। अब फिर इमरान खान का ये ऐलान है कि अगर इंतखाबात ना हुए तो हम सड़कों पर होंगे। क्या इमरान खान के दोबारा सड़कों पर निकलने से इलेक्शन हो जाएंगे या फिर मज़ीद हालात ख़राब ही होंगे? मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैलेगी यही सूरत हाल रहेगी, या फिर इमरान खान दबाव डाल सकेंगे मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर? और जिन्होंने इंतखाबात करवाने हैं क्या उन पर भी इमरान खान दबाव डाल सकेंगे और इलेक्शन लेने में कामयाब होंगे या नहीं? इस पर बात करेंगे। सितार खान साहब हमारे साथ हैं। सितार साहब, मुबारक को एक दफ़ा फिर इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि अगर इंतखाबात ना हुए तो हम सड़कों पर होंगे। आपको लगता है कि इमरान खान का ये बयान और ये उनकी जो स्ट्रेटजी है इसमें उनको कामयाबी मिल सकेगी, इंतखाबात हो जाएंगे? इमरान खान तो पहले से सड़कों पे है, जब से वो हुकूमत से बाहर हुए हैं तो सड़कों पे है ना। सड़कों पे रहते हैं या जमान पार्क में रहते हैं, दो ही जगह हैं उनकी। हमारे यहाँ जो हुकूमत में एक दफ़ा चला गया ना, उसकी एक बेचैनी अपनी जगह पर इंटैक्ट होती है। वो बेचैनी उसको लगती है क्योंकि वो जब हुकूमत में जाता है, इक़्तिदार में रहता है, तो उसका दिल नहीं करता है एक लम्हे के लिए इक़्तिदार छोड़े। टाइम भी हो जाए, भावें 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, उसका बस चले, वो निकलने का नाम नहीं लेगा। जब कभी भी पाकिस्तान में ये हुआ है, अपोजिशन में रहने का पता नहीं अजीब सा लगता है कि अपोजिशन में क्या कोई बैठने की जगह नहीं होती? क्या अपोजिशन में पानी पीने को नहीं दिया जाता, खाना नहीं खाने को मिलता? ये सब कुछ मिल रहा होता है लेकिन हजम नहीं हो रहा होता क्योंकि अपोजिशन में है ना। हुकूमत में हो तो जनाब आपकी हुकूमत है, इक़्तिदार आपका है, आपके इशारे पे काम हो रहे होते हैं, तो आपने इस चीज़ को डाइजेस्ट करना है कि यार मैंने हुकूमत में भी रहना है। मैंने पहले इंडिया की मिसाल दी, अटल बिहारी वाजपेयी शरीफ तरीन प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्रियों में से एक था। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, एक वोट से हार गया, बड़े आराम से निकला। उसने कोई नहीं कहा ये साजिश हुई है, कोई गद्दार थे कोई, वो बड़े आराम से निकला। इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद वो आया, एक ऐसी मेजोरिटी के साथ आया, पूरे टिका के उसने अपने 5 साल पूरे किए हैं। मान सकते जैसे प्रधानमंत्री वजीर आजम जचता था कि इसको कहते हैं प्रधानमंत्री या इसको कहते हैं वजीर आजम। हमारे यहाँ तो आज के दौर में जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, मुझे कई दफ़ा यकीन नहीं आता कि ये वज़ीर आज़म भी है। मैं साथ वाले से पूछ रहा होता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म आज के दौर की ये है। वो कहना खान साहब आपको पता है, आप फिर ऐसी बात करें। मैं कहा लगता नहीं है। अब देखें हमारे वज़ीर आज़म पता नहीं क्यों कमज़ोर सा लगेगा, एक पतली गली में खड़ा हुआ लगेगा, ऐसे लगेगा जो ये एड्रेस पूछ रहा है, कोई पता पूछ रहा है, पता लगे वही तो प्राइम मिनिस्टर है। अब प्राइम मिनिस्टर कहाँ इंडिया का, कहाँ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो कई दफा प्रोटोकॉल से तो लग जाता है कि दूर से कि प्राइम मिनिस्टर साहब। वो प्रोटोकॉल यार असल जो चीज होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है कि इंडिया का प्रधानमंत्री IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, कोई भी हो, वो किसी से पूछ के नहीं जाता। हमारे ने तो 4 से पूछना होता है, बताएं जी मैंने क्या कहना है, क्या करना है। अब जब वज़ीर आज़म की हालत ये हो जाए कि वो पूछने पे लगा हुआ है कि सर बताएं मैंने क्या करना है, ऐसी कोई बात तो नहीं हो जाती, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो ये एक चीज़ है जिस सूरत हाल से हम गिरे हुए हैं। हमने इस सूरत हाल से निकलना है और निकलने की एक ही वजह है कि जिस दिन सियासी तौर पर मैच्योरिटी आ जाएगी हम इस सूरत हाल से निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सियासी तौर पर मैच्योरिटी ना आई, यही जो इस वक्त चल रहा है कि गाली गलौज चल रही है पाकिस्तान की सियासत के बारे में। बाहर की दुनिया ये कहती है कि सियासत ना सुना करो ना देखा करो, वहाँ तो गाली गलौज चल रही है, एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं, बस इसके अलावा कोई काम ही नहीं हमारे पास। उर्फ़े आम में देखा जाए तो जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, अब जैसे मैं इंडिया का आपने जिक्र कर दिया, अब इंडिया में जो लोकसभा है, पार्लियामेंट है, वहाँ एक किताब पढ़ी हुई है, कितने 100 सफ़ात पर, मैंने वो किताब एक ज़माने में पढ़ी थी, उनमें लफ्ज़ हैं दर्ज कि ये पार्लियामेंटेरियन ने पार्लियामेंट लोकसभा में बैठ के लफ्ज़ नहीं कहने, ये गैर पार्लिमानी ज़ुबान है, ये हज़फ कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान में मुझे बता दो, आप सेनेट में बता दो, कौमी असम्बली में बता दो, कोई ऐसी किताब पढ़ी है? नहीं पढ़ी। लगाते हैं। अब कहने का मतलब है कि उनके बैक ऑफ द माइंड गलतियां उनसे होती हैं, वो भी बात ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं, हज़फ हो जाती है। बहुत कुछ होता है, कई जगह पे होता है जहाँ किताब पढ़ी भी हुई है वहां पे भी होता है, लेकिन कम से कम किताब तो पढ़ी है। कोई बंदा देता कि यार ये पहले से मुझे पता है कि ये लफ्ज़ मैं जब बोलूँगा तो वो लफ्ज़ क्या है।
आप किसी को जानवर नहीं कह सकते, अजीब सी बात है। कोई घटिया जो लफ्ज होता है ना वो आप कह ही नहीं सकते पार्लियामेंट में रह के। यहाँ सो के वहां पे कम्युनिस्ट का लफ्ज भी लिख दिया गया था कि कम्युनिस्ट का लफ्ज भी आप पार्लियामेंट में लोकसभा में नहीं बोल सकते। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने शोर मचाया, उन्होंने कहा हमारे बंदे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। और जो पहले इंतखाबात इंडिया में हुए थे लोकसभा के 1952 में, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ये रनर अप थी, यानी कि जीतने वाली कांग्रेस थी। तो दूसरे नंबर पर जमात आई थी जिसने ज्यादा सीटें ली थी, ज्यादा वोट लिए थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट थी। अब उन्होंने शोर मचाया कि यार हम कम्युनिस्ट हैं, हमने पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए इतनी बड़ी तादाद है, आपने कम्युनिस्ट का। उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां गाली के तौर पर कम्युनिस्ट लफ्ज इस्तेमाल होता है इंडिया में। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो लफ्ज हटाया उसमें से। उन्होंने कहा ये कमाल करते, कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं तो आप कह रहे हैं कम्युनिस्ट एक गाली है। तो हमारे यहाँ पे फिर बहरहाल हमारे यहाँ तो आप देख लें, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं सियासी तौर पर, ये पूरी दुनिया में जहाँ महज़ब सियासत हो चुकी हुई है, इलेक्शन हो चुके हैं, जमहूरियत बहुत आगे जा चुकी है, तरक्की में भी हमसे बहुत आगे निकल गए हुए, वहाँ पर ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होते। सियासी मुखालफत होती है, एक सियासी मुखालफ को मुखातब करने का अंदाज होता है। ये नहीं होता कि जो गंद बला आपने कहना है तो कह दें, फिर आप कहते हैं कि जी हम तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बहुत बड़ी लड़ाई क्या गंद बला के ऊपर, गाली गलोच के ऊपर लड़ी जाती? दुनिया की कौन सी लड़ाई है? कौन सा ऐसा इंकलाब है जो गाली गलोच का मुताज हुआ हो कि आपने इंकलाब से पहले गालियाँ निकालनी शुरू कर दी हो एक दूसरे को? कहीं किसी मुल्क में नहीं हुआ। हमारे मुल्क में है कि जब तक हम एक दूसरे को गालियाँ नहीं देंगे हमें चैन नहीं, सुकून नहीं होगा, हमें नींद नहीं आएगी, हम बेचैन होंगे। अगर गाली गलोच दिए बगैर सियासत में अगर घर चले गए, सोना पड़ गया, हमें नींद नहीं आएगी, हम दोबारा बाहर निकलेंगे और अपने मुखालफ को गाली देंगे। मुखालफ का भी यही हाल होगा। तो हमें अपना देखना चाहिए कि हमने क्या करना, क्या गाली गलोच में ज़िंदगी गुजारनी, क्या इन्हीं बातों के लिए रह गया कि टीवी पे डिबेट होती है, टॉक शोज़ होते हैं, वो लेवल नहीं है किसी जगह पे गुफ्तगू, सियासी गुफ्तगू होना का। डिबेट का तो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है ही नहीं। डिबेट कहते किसको, इसका कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में ये है कि नुमान साहब मैंने आप पे चढ़ाई कर दी, आपने मेरे पे चढ़ाई कर दी, और हमें बुलाएंगे भी, हमें तो बुलाएंगे भी तब जब ओ यार रेटिंग आसमानों से बातें करेंगे। जिस दिन हम डिबेट कर रहे होंगे तो कोई बंदा इंटरेस्ट नहीं लेगा, यार ये तो डिबेट कर रहे हैं। तो ये होता है कि आपने मिजाज, तबीयत उस तरह की बना दी है। पूरे मुल्क में रहने वाले लोगों का मिजाज बन चुका है। उनको भी गाली गलोच के बगैर जो है ना वो चैन नहीं आएगा। जब तक उनका लीडर अपने मुखालिफ लीडर को गाली नहीं देगा उसको चैन ही नहीं आएगा। वो कहेगा इतना दिन बड़ा बोर जाएगा। वो फिर वजह ढूंढेंगे बोरियत की वजह क्या है। ओ हो बाद में समझ आई हमारे लीडर ने मुखालिफ लीडर को गाली नहीं दी यार। तभी मैं समझ रहा था, मैं यही सोच रहा था कि बेचैन क्यों मैं। तो आपने हिजानी कैफियत में कर दिया लोगों को कि लोग अपना तरक्की का, इनकलाब का रास्ता जो है ना वो गालियों में तलाश करते हैं। बुरा भला कहना, ज़ातियात पे कीचड़ उछालना, वो समझते शायद ये करेंगे तो इनकलाब आएगा। किसने कहा भाई इनकलाब इन चीज़ों का मोहताज होता है? इनकलाब तो खामोशी में भी इनकलाब दुनिया में आए हैं। कोई नहीं बोला था, इनकलाब आ गया था। हमारे यहाँ जब तक हम लोग वो पीले कपड़ों वाले नहीं खड़े होते ढोल वाले लिबर्टी मार्केट, जब तक वो ना हो डम डमाडम हो रही हो, मैं आ रहा मैं नहीं छड़ाऊंगा, वो कहेंगे हाँ अब लगता है इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब कोई नहीं आएगा। एक दूसरे को गालियाँ देते रहोगे, यहीं पर रहोगे, यहाँ से नीचे जाओगे, इनकलाब नहीं आएगा, तब्दीली नहीं आएगी। तो खान साहब अभी जो इमरान खान का दोबारा एक ऐलान है, इसके बाद आपको लगता है कि मिल जाएगा इनको इलेक्शन, या दबाव डालने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर वही सूरत हाल है कि 4 दिन जलसे जुलूस निकालेंगे, उसके बाद फिर बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद महीने बाद दोबारा यही हालात बन जाएंगे, या आपको लगता है कि हुकूमत अब संजीदा हो जाएगी इनके दबाव के बाद? यार इमरान खान का कौन सा दबाव है बताओ मुझे? अवामी दबाव उनके कौन सा दबाव है? अगर ये दबाव होता तो आज से बहुत अरसा पहले जो इमरान कह रहा है वो पूरे होते। यानी आप समझते हैं कोई दबाव नहीं है? चलें तो भाई इसको क्या दबाव कहते हैं? जिन पे दबाव है, अगर दबाव नहीं महसूस करे तो अपने आपस में आप लगे हुए हैं कि जी बड़ा दबाव है। कौन सा दबाव है? यानी कोई दबाव नहीं है, ये सत्तार खान साहब का कहना है। लेकिन अपनी तरफ से इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि हमने अब भरपूर दबाव डालना है और मजीद भी डालेंगे। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।